नमस्कार दोस्तों, फ्री स्टडी 94 यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज 27 सितंबर 2025 है और आज हम बात करेंगे बिहार करंट अफेयर्स डे टू डे के अंतर्गत न्यूज़पेपर में हमारे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखेंगे कि मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का शुभारंभ कर दिया गया है, जिसके अंतर्गत पहली किस्त 75 लाख महिलाओं को दी गई है। ठीक है, तो इस पे हम डिटेल से बात करेंगे। इसके साथ साथ मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना पे हम बात करने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट ये योजना है, दोनों योजना बहुत ही इंपॉर्टेंट है आगामी एग्जामिनेशन के लिए। इसके साथ साथ आपको पता होगा कि हाल ही में बिहार सरकार ने जो है दीदी जीविका दीदियों के लिए जो है ऋण सस्ता कर दिया है और उनकी मानदेय को दुगना कर दिया है। ठीक है, और इसके अंतर्गत जो है 1.4 लाख जीविका कर्मियों का मानदेय दुगना किया गया है और 3 लाख से अधिक का अगर आप बैंक से लोन लेते हैं तो उसका जो है ना, उस पर जो ब्याज लगता था पहले 10% का, उसको घटा करके कितना कर दिया गया है, 7% कर दिया गया है। ठीक है, तो ये सारी चीजें इसको ध्यान में रखना है। इसके अलावा हम बात करेंगे लगभग 7 से 8 ऐसे न्यूज पे जो आगामी एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, जिसमें हम बिहार इश्यूज तो करेंगे ही करेंगे, इसके साथ साथ नेशनल इश्यूज भी हम कवर करने का प्रयास करेंगे, ताकि जो है ना आगामी अगर आप एईडीओ की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि बहुत बड़ी वैकेंसी है ये। ठीक है, और इसके अंतर्गत लगभग 10 लाख जो है ना अभ्यर्थियों ने फॉर्म फिल किया है और आयोग का जो डेटा है वो 9.7 लाख जो है ना अभ्यर्थी इसमें फॉर्म फिल किए हैं। तो इसका सिलेबस बहुत ही आसान है। ठीक है, दूसरी चीज ये है कि जो बीपीएससी एग्जामिनेशन के अंतर्गत हम स्टैटिक पढ़ते हैं, करंट इश्यूज पढ़ते हैं, बिल्कुल सेम सिलेबस है। ठीक है, तो एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना है, चीजों को आगे कंटिन्यू रखना है। हाल ही में कुछ ही दिनों में हम एईडीओ को लेकर के भी आ रहे हैं, ताकि आपको जो है ना एईडीओ से रिलेटेड आपके क्लासेस आपको मिले। ठीक है, ताकि आपका रिवीजन हो जाए। आप बहुत सारी चीजों को पढ़े हुए होंगे, लेकिन पुनरावृत्ति, खुद का मूल्यांकन करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो हम उस पर डिस्कशन भी करेंगे कि हमारे लिए वो एग्जामिनेशन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, और दूसरी चीज ये है कि उसमें वैकेंसी और उसके सिलेबस, वो सारी चीजों पे हम बात कर लेंगे। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखना है। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक जरूर करना है। चैनल पे नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया मित्रों, तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिएगा। और डेली एमसीक्यूज भी आपको अवेलेबल करवाए जाते हैं, ताकि आप उसके माध्यम से अपने आप को मूल्यांकन कर सकते हैं, असेसमेंट कर सकते हैं कि आपकी तैयारी कैसी है। ठीक है, तो बिना किसी देर का आज बिहार करंट अफेयर्स डे टू डे को कंटिन्यू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे हम बात करेंगे पथ निर्माण विभाग के बारे में। और आप सभी को पता होना चाहिए कि हमने पिछले कई वीडियो में अलग अलग विभाग के बारे में हमने बात किया, जैसे पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग आयोग के बारे में बात किया था। ठीक है, इसके साथ साथ अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति विभाग के बारे में बात किया था। ठीक है, तो हर प्रकार के विभाग के अंतर्गत जो काम किए जा रहे हैं, उस पर सरकार के द्वारा चीजें दी जा रही है। ये हमारे एग्जामिनेशन के लिए, वैल्यू एडिशन करने के लिए, डेटा को एकत्रित करने के लिए बहुत ही अच्छा साधन है। ठीक है, तो कहा जाता है यहाँ पे कि देखिए, राज्य और केंद्र सरकार के संयुक्त प्रयास से बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए जो है ना 1,84,246 करोड़ रुपए दिए गए हैं। ठीक है, अब इसके अंतर्गत अगर हम बात करें तो राज्य में 5 बड़े एक्सप्रेसवे जो प्रक्रियाधीन है, ठीक है, जिस पे काम किया जा रहा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सा है? तो 407 किलोमीटर की लंबाई का रक्सौल हल्दिया का एक्सप्रेसवे बन रहा है, जिसके अंतर्गत जो है ना 26,704 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इसके अलावा गोरखपुर सिलीगुड़ी 417 किलोमीटर की लंबाई का एक्सप्रेसवे बन रहा है, जहां पे 29,724 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इसमें पटना पूर्णिया 245 किलोमीटर एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जा रहा है, जिसपे 28,415 करोड़ रुपए लागत आएगा। इसके अलावा वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है, जहां पे 177.37 किलोमीटर की लंबाई का ये एक्सप्रेसवे बन रहा है, जहां पे 11,206.4 करोड़ रुपए की लागत आएगी। बक्सर भागलपुर जो प्रस्तावित है, इसमें जो है ना 380 किलोमीटर इसकी लंबाई होगी और इसकी लागत जो है 22,800 करोड़ रुपया है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है राज्य में 5 बड़े एक्सप्रेसवे जो प्रक्रियाधीन है, ठीक है, उस पे ध्यान आपकी होनी चाहिए। ठीक है, इसके साथ साथ कहा जाता है हाई स्पीड कॉरिडोर का भी निर्माण किया जा रहा है, और पटना बेतिया हाई स्पीड कॉरिडोर का निर्माण जो है, इसकी जो किलोमीटर की इसमें जिसकी लंबाई जो है 170.6 किलोमीटर की है, जिसकी लागत जो है 10,021.98 करोड़ रुपया आएगा। इसके साथ साथ मुकामा मुंगेर मिर्जा चौकी हाई स्पीड कॉरिडोर बन रहा है, जिसकी कुल लंबाई 202.91 किलोमीटर है और इसकी लागत है 9,821.83 करोड़ रुपया। ठीक है, इसके अलावा अमस दरभंगा जयनगर हाई स्पीड कॉरिडोर है, जिसकी लंबाई 266.71 किलोमीटर है और लागत जो है 10,483.39 करोड़ रुपया है। नवगछिया भागलपुर हंसडीहा 83.09 किलोमीटर की लंबाई होगी और इसकी लागत है 3,334.62 करोड़ रुपया। इसके साथ साथ मेहरौना सिवान मसरख चकिया शिवहर सीतामढ़ी बिट्ठा मोड़, इसकी जो है 236.36 किलोमीटर की लंबाई है, इसकी लागत होगी 10,329.69 करोड़ रुपया। और पूर्णिया नारायणपुर साहेबगंज ये हाई स्पीड कॉरिडोर, जिसकी लंबाई 70.69 किलोमीटर है और इसकी लागत जो है ये 4,221 करोड़ रुपया है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है ना हाई स्पीड कॉरिडोर के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर की बात किया जा रहा है,
इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बहुत ही जरूरी है, ठीक है। इसके अलावा कहा जाता है राज्य में नेशनल हाईवे की अन्य महत्वपूर्ण परियोजनाएं भी चलाई जा रही हैं, जैसे पटना गया डोभी जो कार्य जिसका कार्य लगभग पूरा हो चुका है। 130 किलोमीटर इसकी लंबाई है और इसके लिए जो है कुल इस पे जो कुल लागत है वो 6001 करोड़ रुपए की लागत आएगी। और बख्तियारपुर मोकामा इसका कार्य पूर्ण हो चुका है, इसका 44.6 किलोमीटर इसकी लंबाई है और इसकी लागत है 1183 करोड़ रुपया, ठीक है। कोंटा सिमरिया ये भी कार्य पूर्ण हो चुका है, आपको कुछ दिन पहले ही हमने इस पर डिस्कशन किया था, प्रधानमंत्री मोदी जी इसका शुभारंभ किए थे, ठीक है। तो इसकी लंबाई है 8.15 किलोमीटर और इसकी लागत जो आई है वो 1870.48 करोड़ रुपया आया है। अरवल जहानाबाद बिहार शरीफ 4 लेन प्रस्तावित है, ठीक है। और ये जो लंबाई होगी ये 90 किलोमीटर का होगा, इसकी लागत 2279.6 करोड़ रुपया का होगा। और छपवा बेतिया बगहा 4 लेन प्रस्तावित है, इसकी लंबाई 94 किलोमीटर है, जिसकी लागत जो है 5850 करोड़ रुपया अनुमानित है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमें ध्यान रखना है। ये सारे रोड का जो है ना जाल बिछाने का उद्देश्य क्या है, ये चीज हमेशा ध्यान रखना है। जैसे ही इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा, ठीक है, रोड की कनेक्टिविटी बेहतर होगी, आपके रोजगार के साधन आपके बढ़ जाएंगे, ठीक है, रोजगार बढ़ेगा। दूसरी चीज इन्वेस्टमेंट, देख रहे हैं ना, निवेश आएगा, क्योंकि जब तक आपके पास रोड की व्यवस्था नहीं है तो क्यों आपके पास इन्वेस्टमेंट कोई करेगा, ठीक है। क्योंकि अगर यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो उसकी माल की ढुलाई भी तो अच्छे तरीके से होना चाहिए, समय पर होनी चाहिए, ठीक है। मार्केट तक, बाजार तक पहुंच भी तो सुनिश्चित करने का उद्देश्य है, ठीक है। जब तक ये चीजें नहीं होगी रोजगार कैसे बढ़ेगा, ठीक है। इसके अलावा जैसे ही रोजगार बढ़ता है आपकी परचेजिंग पावर बढ़ती है, आपकी आय बढ़ती है, ठीक है। आय बढ़ती है तो मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई का खेल शुरू हो जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, सरकार इस पे काम कर रही है और सरकार का उद्देश्य है 2027 तक बिहार के किसी भी कोने से अगर आप आना चाहते हैं, कहाँ, राजधानी यानी पटना, तो आपको मैक्स टू मैक्स 3.5 आवर से ज्यादा समय नहीं लगना है, ठीक है। तो सरकार का एक लक्ष्य है, ठीक है। तो ये भी उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए, ठीक है, और बेहतर कनेक्टिविटी, स्वास्थ्य की सुविधाएं, ठीक है, मार्केट की अवेलेबिलिटी, ये सारी चीजें को ध्यान में रखते हुए ये इंफ्रास्ट्रक्चर के बाद चल रही है, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज है दोस्तों, आप सभी को पता होना चाहिए कि कल 26 सितंबर 2025 था और कल बहुत बड़ी योजनाओं का जो है शुभारंभ किया गया है, ठीक है। और ये योजना मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना था और इसके अंतर्गत आपको बिहार की 75 लाख महिलाओं को के खातों में जो है ना 10-10 हजार रुपए पेमेंट किया गया है, ठीक है। किस लिए? रोजगार के लिए, ताकि आप 10,000 रुपए से कोई छोटा सा रोजगार कीजिए, ठीक है। और रोजगार करने के बाद उसका प्रॉपर आंकलन होगा, ठीक है। आंकलन के बाद ये लगेगा कि हाँ आपको और भी बेहतर करने के लिए वित्तीय सहायता दी जा सकती है, तब फिर आपको 2-2 लाख रुपए का आपको सहायता, वित्तीय सहायता सरकार देगी, ठीक है। और इससे क्या फायदा होगा? इससे फायदा होगा कि महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलेगा और समाज में जो महिलाओं की जो अभी स्थिति है बिहार के स्तर पे, ठीक है, उनको मुख्य धारा में जोड़ने की बात चल रही है, ठीक है। तो खुद समझिए कि अगर हमारी जीडीपी में महिलाओं की जो भागीदारता अगर बढ़ती है तो जीडीपी क्या होगी? उछाल मारेगी, ठीक है। तो ये चीज हमेशा आपको समझना होता है, ठीक है। ये डिस्कशन का पार्ट है, बहुत ज्यादा डिटेल में हमें डिस्कशन नहीं करना होता है, क्योंकि ये स्टैटिक पार्ट में समझना होता है कि किस तरीके से सरकार जो है स्कीम के माध्यम से सशक्तिकरण करती है। और आपने कल वाले जो हमने डिस्कशन किया था 26 सितंबर 2025 का, आप वीडियो जाकर के देखिएगा। इसके माध्यम से गरीबी में कमी आई है, ठीक है। और गरीबी में कमी आने का मतलब ये होता है कि सरकार के द्वारा जो चलाए जा रहे जो योजनाएं हैं उसका सही तरीके से इंप्लीमेंटेशन किया जा रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती हैं जो स्टैटिक में आप पढ़ते हैं, और जब आप मेंस की आंसर राइटिंग कर रहे हो तो ये सारे डेटा आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। कहा जाता है कि देखिए बिहारी कनेक्ट के माध्यम से जो है ना प्रधानमंत्री मोदी जी कनेक्ट हुए और मिथिला पेंटिंग का गमछा उन्होंने गले में डाला, ठीक है। और फिर मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का शुभारंभ इन्होंने किया। तो कभी भी जो है ना इस तरीके की पेंटिंग के बारे में आपको पता होना चाहिए। इसको जीआई टैग मिला हुआ है मधुबनी पेंटिंग को, ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये सारी चीजें तो है ही, इसके साथ साथ हम बात कर लेते हैं कि बिहार में रोजगार से महिलाओं को सम्मान बढ़ेगा, ठीक है। अब देखिए कहा जाता है ना कि बिहार में जो जीविका के अंतर्गत जो महिला है वो लगभग जो है ना 1.11 करोड़ महिला इसमें शामिल है और लगभग 16 लाख से ज्यादा महिलाओं ने जो है ना इसमें जुड़ने का आवेदन कर रखे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमें तो ध्यान रखना ही रखना है। इसके साथ साथ जो मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना है उससे कहा जा रहा है कि महिलाओं का तो सम्मान बढ़ेगा ही बढ़ेगा। बहन या बेटियां जो है उनको रोजगार देने की बात कर रही है सरकार, स्वरोजगार के लिए बात कर रही है, उनके सपनों को नई पंख लगाने की बात कर रही है, ठीक है। और इसके लिए ये जो योजना है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। इसके साथ साथ ये भी कहा गया कि देखिए अभी आपके अकाउंट में कुछ महिलाओं को यानी 75 लाख महिलाओं को जो है ना उनके खाते में जो है ये अमाउंट 10-10 हजार रुपये ये पे किया गया है, ठीक है, ये दिया गया है, ट्रांसफर किया गया। अभी ट्रांसफर किस माध्यम से किया गया है? तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से किया गया है। इसलिए मोदी जी यहाँ पे कहते हैं कि जब हमने
पीछे वाली जो सरकार है वो कहती थी कि जब हम केंद्र से 1 रुपया भेजते हैं तो 15 पैसा ही जो है लोगों तक पहुंच पाता है जो उसका मूल उपभोग करने वाला हो, ठीक है। लेकिन 85 पैसा जो है ना बीच में ही गायब हो जाता था, ठीक है। लेकिन जैसे ही टेक्नोलॉजी आया, टेक्नोलॉजी के माध्यम से यानी डीबीटी आया, तो उनके अकाउंट में डायरेक्ट पैसा ट्रांसफर हुआ, बिचौलिए की जो है जगह खत्म हो गई है, ठीक है। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि किस तकनीक के माध्यम से, किस माध्यम से ये चीजें दी गई हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए, डीबीटी के माध्यम से। और कल उन्होंने एक बटन दबाया और सभी महिलाओं के यानी 75 लाख महिलाओं के अकाउंट में जो है मैसेज चला गया क्रेडिट का, ठीक है। तो ये चीज याद रखना है। इसके साथ साथ कहा जाता है जो शेष बची महिलाएं हैं उनको 3 अक्टूबर को यानी गांधी जयंती के अगले दिन उनके अकाउंट में पैसे सरकार भेजेगी, ऐसा नीतीश कुमार जो हमारे मुख्यमंत्री हैं बिहार के, उनका कहना है कि शेष महिलाओं के बैंक खाते में 3 को भेजे जाएंगे राशि, ठीक है। इसके अंतर्गत अगर हम बात करें कि मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के बारे में, तो इससे जो है ना शुभारंभ कब किया गया था, इसको ऐलान कब किया गया था मुख्यमंत्री जी के द्वारा, 29 अगस्त को, ठीक है। तो आपको ये डेटा याद रखना है, 29 अगस्त को ये ऐलान किया गया था दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये फैक्ट है, ठीक है। 29 अगस्त 2025 को शायद ये प्रश्न आपसे पूछ सकता है कमीशन, ठीक है। तो ये चीजें तो हमें ध्यान में रखना ही रखना है। नेक्स्ट जो है इसी के अंतर्गत कहा जाता है कि जो महिलाएं अगर इसमें शामिल होना चाहती हैं उनके लिए पात्रता क्या है, तो कहा जाता है कि देखिए आपका निवास जो है ना वो होनी चाहिए बिहार का, ठीक है। जो आवेदिका हैं उनका बिहार राज्य का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है। आयु सीमा जो है 18 से 60 वर्ष के बीच की महिलाओं को योजना का लाभ मिलेगा। सदस्यता जो है महिलाएं स्वयं सहायता समूह की सदस्य होनी चाहिए, यदि नहीं है तो पहले समूह में शामिल होना आपका आवश्यक है। करदाता आवेदिका या पति नियमित सरकारी सेवा में न हो तो आवेदिका या पति करदाता नहीं होना चाहिए, ठीक है। समझ लेना बात, किसी प्रकार का आपके ऊपर ऋण ना हो, ठीक है। इसके साथ साथ कहा जाता है कि जो परिवार हैं प्रति परिवार एक ही महिला इस योजना की लाभार्थी होंगे, यानी ऐसा नहीं है कि घर में 10 महिलाएं तो 10 महिलाओं को मिल जाएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। और उनके अविवाहित बच्चों तक सीमित मानी गई है। कहा जाता है इसकी डिटेल में आवेदन करते समय आपका मोबाइल नंबर चाहिए, आधार संख्या चाहिए, बैंक खाता का विवरण चाहिए जिसमें आपका नाम होना चाहिए, खाता संख्या होना चाहिए, IFSC कोड होना चाहिए और व्यवसाय का प्रकार दर्ज करना अनिवार्य है, ठीक है। कि किस प्रकार का आप जो है रोजगार करना चाहते हैं, ठीक है। दस्तावेज में आपका क्या चाहिए, तो आधार कार्ड, बैंक पासबुक, पहचान पत्र व अन्य कागज अपलोड करने होंगे जो कि ऑनलाइन प्रोसेस होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा कहा जाता है कि देखिए कि ये जो प्रोग्राम है, ये जो योजना है, इससे बहुत सारी चीजों पर जो है बहुत सारी चीजें फायदा होगी, ठीक है। तो कम से कम ये है कि महिला सशक्तिकरण जो किया जा रहा है उसका आप एक एग्जाम्पल के तौर पर इसे आप कोट कर सकते हो कहीं पर भी। नेक्स्ट जो न्यूज है दोस्तों ये है युवाओं की इंटर्नशिप योजना में 61 कंपनियों की दिलचस्पी दिखाई गई है, ठीक है। तो ये है मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना, ऑलरेडी हमने इस पर डिस्कशन किया हुआ है। यह एक इंटर्नशिप योजना है जिसमें आपको कौशल विकास, आपका स्किल डेवलपमेंट किया जाता है, ठीक है। तो ये चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट तो है ही, ठीक है। कहा जाता है कि जो मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना के तहत राज्य के युवाओं को इंटर्नशिप के माध्यम से इंटर्नशिप देने के लिए 61 कंपनियों ने रुचि दिखाई है। इन कंपनियों का पंजीकरण भी श्रम संसाधन विभाग के बनाए पोर्टल पर शुरू कर दिया गया है। 2 दिनों के अंदर योजना के पात्र युवाओं का भी पंजीयन पोर्टल शुरू हो जाएगा, ठीक है। इसके साथ साथ कहा जाता है कि देखिए इस योजना के तहत जो है पात्र कौन होंगे, तो जो 18 से 25 साल के जो युवा हैं, ठीक है, उनको इंटर्नशिप राज्य सरकार करा रही है। और योजना के लिए जो है मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, तो 12th होना चाहिए। ITI, डिप्लोमा, स्नातक और स्नातकोत्तर, यानी अगर आप PG कर रखे हैं, पोस्ट ग्रेजुएट कर रखे हैं, ठीक है, तो आप लोग भी शामिल हो सकते हैं। योजना का लक्ष्य है दिसंबर तक 5000 युवाओं को इंटर्नशिप शुरू कर दिया जाएगा। 5000 युवाओं को जो है इंटर्नशिप शुरू कर दिया जाएगा, ये लक्ष्य है। अगले 5 वर्षों में 1 लाख युवाओं को इंटर्नशिप देने का लक्ष्य रखा गया है। तो इस योजना के तहत वर्तमान वित्तीय वर्ष में 5000 युवाओं का इंटर्नशिप कराया जाएगा। इसके लिए 40 करोड़ 69 लाख की स्वीकृति राज्य सरकार ने दी है। वहीं अगले 5 वर्षों में 1 लाख युवाओं को रोजगार इस योजना में इंटर्नशिप कराया जाएगा ताकि वो आगे रोजगार उनको मिल पाए, ठीक है। कहा जाता है कि इसके लिए 685 करोड़ 76 लाख की प्रशासनिक स्वीकृति भी दे दी गई है। हर साल 20,000 युवाओं को इस योजना का लाभ दिया जाएगा। तो अगर आप इच्छुक हैं, ठीक है, तो आप श्रम विभाग के जो है श्रम संसाधन विभाग के पोर्टल पे जाइए, वहां पर आप इसके बारे में डिटेल देख करके आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और अभी जो है 2 दिनों में जो है इसका पोर्टल शुरू होगा आपके लिए, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना है। कहा जाता है यहाँ पे कि कितना पैसा मिलेगा, तो ब्रह्मी पास युवाओं को 4000 रुपया मिलेगा। ITI और डिप्लोमा डिग्री धारकों को जो है 5000 रुपये और स्नातक और जो पोस्ट ग्रेजुएट उत्तीर्ण है उनको 6000 रुपये महीने इंटर्नशिप मिलेगा। युवाओं का चयन जो है ना उसके गृह जिले को छोड़ करके किसी दूसरे जिले में होता है, तो 3 महीने तक अतिरिक्त 2000 रुपये हर महीने देने का भी प्रावधान किया गया है, ठीक है।
इसके अलावा कहा जाता है अगर राज्य के बाहर की कंपनी में इंटर्नशिप के लिए चयन किया जाता है तो युवा को अतिरिक्त राशि के रूप में हर महीने 5,000 रुपये राज्य सरकार देगी। ठीक है, तो ओवरऑल इसके बारे में हमारी जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, इसके साथ साथ हमने आपको बताया कि हमने एक सीरीज अभी हम लोग यूट्यूब पे शुरू करने वाले हैं, टारगेट बीपीएससी एईडीओ एग्जाम 2025 का, जिसमें आपको डेली टारगेट मिलेगा। टारगेट हम आपको देंगे यूट्यूब के माध्यम से, टेलीग्राम के माध्यम से, जहां पे सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि जो न्यू लूसेंट आया है, न्यू लूसेंट, उस पे हम पूरी की पूरी क्लासेस आपको प्रोवाइड करेंगे अपने यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, इसके साथ साथ हम बिहार स्पेशल जो आपका स्टैटिक पोर्शन है बिहार का, जैसे बिहार का हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, ठीक है, इकोनॉमी हो, ये सारी चीजें, आर्ट एंड कल्चर हो, इन सारी चीजों पे हम क्लासेस आपको प्रोवाइड करवाएंगे। इसके साथ साथ हमारी कोशिश रहेगी कि साप्ताहिक आपका रिवीजन टेस्ट हो, ताकि जो चीज आपने पढ़ा है उससे रिलेटेड जो है कुछ एमसीक्यूज पे आपका टेस्ट हो, ताकि आपकी पुनरावृत्ति आपका होता रहे। ठीक है, करंट अफेयर्स पे बेहतर रणनीति पे बात किया जाएगा कि करंट अफेयर्स में कहां से प्रश्न कमीशन कर रहा है, उसमें हम बात कर लेंगे। ठीक है, इस सेशन में आपको ये सारी सुविधा मिलने वाला है। और बिहार के अन्य परीक्षाओं में पूछे गए जो है विगत वर्षों के जो प्रश्न है, इस पे भी हम डिस्कशन करेंगे। तो ये जो है ना, एक रूप से अगर हम देखें तो आपका एक कंप्लीट आपकी तैयारी होगी एईडीओ के लिए। ठीक है, एक समर्पित प्रोग्राम है। ठीक है, और क्वालिफाई जो पेपर है आपका हिंदी, जहां पे आपके 70 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 70 नंबर का ये पेपर होगा। तो ये 70 नंबर में से आपको 70 नंबर आपका हिंदी का है और 30 नंबर आपका इंग्लिश का पूछा जाएगा। ठीक है, यानी 100 नंबर का आपका पेपर होने वाला है, जिसमें से आपको क्या लाना है, 30% क्वालिफाई पेपर है ये। इस पे भी हमारी जो है ना बेहतर समझ विकसित करेंगे, ताकि आपको ऐसा ना हो कि आपकी जीएस की तैयारी अच्छी हो जाए और आप क्वालिफाई पेपर में फेल हो जाए। ठीक है, तो हमारी जो है ये लूसेंट होमवर्क प्रोग्राम डेली टारगेट सीरीज के अंतर्गत जो चलेगा, उनका हम जल्द ही शुभारंभ करने वाले हैं दोस्तों। और ये यूट्यूब पे फ्री रहेगा, हमें कोई भी आपसे 1 रुपये का शुल्क नहीं चाहिए। केवल और केवल आपको निरंतरता के साथ चैनल पे बने रहना है, चैनल को फॉलो करना है और मित्रों के साथ भी शेयर करना है, ताकि उनका भी कुछ भला हो जाए। आप सभी को पता होगा कि देखिए, हमने यहाँ पर जो बीपीएससी के द्वारा ये जारी किया गया कि 9.7 लाख आवेदन उनके पास गए हैं। तो सोचिए कितनी भारी भरकम जो है ना लोगों ने इसमें जो है फॉर्म फिल किया है। ठीक है, और आप सभी को पता होना चाहिए कि यहाँ पर केवल और केवल एक ही एग्जाम होना है, प्रारंभिक परीक्षा, और उसके बाद डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। तो अभी से जी तोड़ मेहनत करिएगा, अभी से बिल्कुल लग जाइएगा। तो मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं कि आपके सारे क्वेश्चन सही होंगे, जीएस का, करंट अफेयर्स का कहीं दाएं बाएं क्वेश्चन नहीं जाएगा। ठीक है, और आपकी सफलता आपकी सुनिश्चित होगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं जो जिसकी हमने अनाउंसमेंट हमें करना था। ठीक है, ताकि आपके तक बेहतर शिक्षा पहुंच पाए, बेहतर चीजें आपको मिले, क्वालिटी वाइज चीजें मिले। रिवीजन करना हर कोई कहता है कि आज कर लेंगे, कल कर लेंगे, नहीं होता है। लेकिन डेली टारगेट अगर मैं आपको देना शुरू करूंगा ना, तो आप उसको अचीव करें। और जो सीरियस कैंडिडेट हैं उनके लिए तो बहुत ही बेहतर प्रोग्राम है। ठीक है, और खास करके लड़कियों के लिए। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी आपको पता होना चाहिए कि 35% रिजर्वेशन है आप सभी को। ठीक है, तो ये चीजें बहुत ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन था। इसके अलावा हम बात करेंगे कि सरकार 6 गीगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम के एक हिस्से को लाइसेंस फ्री इस्तेमाल के लिए खोलने जा रही है, और वाईफाई 40 गुना तेज हो जाएगा इसके माध्यम से। और कहा जाता है कि स्मार्ट ग्लासेस को लॉन्च किया जाएगा, और प्ले स्टेशन 5 प्रो जैसे डिवाइस भी इसके माध्यम से शुरू होंगे। ठीक है, अब ये आखिर है क्या? ठीक है, सुनने में अटपटा सा लग रहा है कि आखिर है क्या। कहा जाता है कि देखिए, भारत को जल्द विश्व स्तरीय तेज वाईफाई का अनुभव मिलने वाला है। ठीक है, सरकार इस पर लगातार काम कर रही है, और यह कितना तेज होगा इस पर अंतिम फैसला जल्द ही सरकार करेगी। लेकिन सरकार जो है ना कह रही है कि 6 गीगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम के एक हिस्से को लाइसेंस फ्री इस्तेमाल के लिए खोलने जा रही है। अगर कोई वाईफाई राउटर 6 गीगाहर्ट्ज पर काम करता है तो वह अभी के मुकाबले 40 गुना तक तेज डेटा भेज और प्राप्त कर सकता है। यह बैंडविड्थ वाईफाई 6E और वाईफाई 7E जैसी अगली पीढ़ी की टेक्नोलॉजी के लिए जरूरी है। अभी हमारे घर दफ्तर में लगे वाईफाई राउटर आमतौर पर 2.4 गीगाहर्ट्ज या 5 गीगाहर्ट्ज बैंड पर काम करते हैं। 6 गीगाहर्ट्ज बैंड एक नई और चौड़ी सड़क की तरह है, जिस पर डेटा बहुत तेज रफ्तार से ट्रांसफर हो सकता है। इसे लाइसेंस फ्री इस्तेमाल के लिए खोलने पर एप्पल, मेटा और सोनी जैसी कंपनियों के हाईटेक डिवाइसेस भारत में लॉन्च हो सकेंगे, जिन्हें बेहद तेज वाईफाई चाहिए होता है। एप्पल के न्यू स्मार्ट ग्लासेस, सोनी प्ले स्टेशन 5 प्रो ऐसे ही गैजेट्स हैं। चूंकि 6 गीगाहर्ट्ज बैंड से इंटरनेट की स्पीड कई गुना बढ़ जाएगी, लिहाजा 4K या 8K स्ट्रीमिंग, ऑनलाइन गेमिंग और वर्चुअल रियलिटी डिवाइस बिना 8 के काम कर सकेंगे। तो कितना मजा आएगा ना। ठीक है, तो ये चीजें हैं। इसके साथ साथ कहा जाता है ना कि नई पीढ़ी के डिवाइस चल सकेंगे, और इसके माध्यम से जीडीपी में सरकार का, देखिए अंतिम लक्ष्य सरकार का क्या होता है, आपसे हमसे सरकार का अंतिम लक्ष्य होता है दोस्तों, सरकार का जो है जीडीपी बढ़े। हमसे भी अगर सरकार चाहती है कि आप एक मानव संसाधन, आपको भी एक संसाधन के रूप में देखती है कि आप एक मानव संसाधन है। ठीक है, और जैसे ही संसाधन शब्द जुड़ता है तो सरकार आपसे क्या चाहती है, भैया ऐसा करते हैं ना, आपके ऊपर हम इतना खर्च कर रहे हैं, अर्न करके तो दो, यानी टैक्स तो पे करो। ठीक है, तो ये चीजें हमें समझना होता है, समझे। तो सरकार की भी कुछ लोभ है आपसे, और आपको भी सरकार से कुछ अपेक्षा है।
ठीक है। कहा जाता है ये सारी चीजें हमने बात कर लिया है, ऐसा कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, ठीक है। लेकिन ये ध्यान रखना है कि BIF का मानना है कि इससे देश में नई पीढ़ी की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल शुरू हो पाएगा और इससे अर्थव्यवस्था में वृद्धि होगी, यानी GDP ग्रोथ करेगा, ठीक है। संचार मंत्री है ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, कहते हैं कि 6 गीगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम को लाइसेंस फ्री करने का संकेत है और इसकी आज की जरूरत इन्होंने बताया है, ठीक है। इसके अलावा हम बात करें तो कहा जाता है लघु जल संसाधन विभाग के द्वारा जो है जल से खिल रहा खेत खलिहान, किसानों के चेहरे पर लौटी मुस्कान, ठीक है। 7 निश्चय 2 के अंतर्गत जो है हर खेत तक पानी, सिंचाई का पानी उपलब्ध कराने का जो है जिम्मा उठाया था सरकार ने और उसके अंतर्गत कहा जाता है कि देखिए 2021-22 से जो है ना हमने इस पे लगातार काम किया है। 2024-25 की अगर हम डेटा पे बात करें तो सरकार कहती है कि देखिए बहुत सारे आहर बनाए, पाइन बनाए, बियर, चौक डैम और उद्वह की 2280 योजनाएं हमने स्वीकृत किया है और इन योजनाओं को पूरा करने के लिए जो है 1.7 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षमता को पुनर्स्थापित और सृजित किया गया है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमें ध्यान रखना है, सरकार के द्वारा जो चलाई जा रही योजना है उस पर बहुत ही पैनी नजर रखना है। किसी भी एग्जामिनेशन में और कहीं पर भी मेंस लिख रहे हैं तो बिहार के अंतर्गत तो आपको ये सारी चीजें कोट करना अनिवार्य होता है, ठीक है। इसके साथ साथ कहा जाता है कि पटना के युवक को दिया गया जीवन और लिवर ट्रांसप्लांट करने वाला बिहार का पहला अस्पताल बन गया है पटना एम्स। याद रखिएगा ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हमारे लिए यही तो इंपॉर्टेंट है कि बिहार का पहला अस्पताल जहां पे लिवर ट्रांसप्लांट किया गया है वो कौन सा अस्पताल है, नाम बताना है आपको, तो पटना एम्स, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिए। इसके साथ साथ कहा जाता है 6 दशक से अधिक सेवा के बाद MiG-21 को दी गई विदाई। ऑलरेडी हमने 26 सितंबर वाले जो डिस्कशन था, ठीक है, बिहार करंट अफेयर्स डे टू डे में हमने इस पे बात किया भी था, ठीक है। तो वो चीजें तो ऑलरेडी तो है ही, लेकिन हमारे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये कौन से जगह पे इसको किया गया है, ठीक है, फ्लाई पास्ट किया गया, तो किया गया है चंडीगढ़, ठीक है। चंडीगढ़ में ये चीजें शुक्रवार को MiG-21 की विदाई समारोह में केंद्रीय मंत्री जो हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह युद्धक विमान तस्वीर सौंपते हुए, ठीक है, कौन है, वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल AP सिंह, ठीक है। और यहां पर आप देख रहे हैं जो MiG-21 चलाने वाले जो पायलट हैं, ठीक है, वो MiG-21 के साथ हैं, ठीक है। तो ये चीजें हैं 6 दशकों तक यानी 60 वर्षों से ज्यादा हमारी वायुसेना को सेवा देने वाला MiG-21 हमारे बेड़े से हट गया है, ठीक है। और उसका जगह कौन लेगा, ऑलरेडी हमने बात किया था, MiG कौन लेगा, तो तेजस लेगा, ठीक है, याद रखना है। अब देखिए कहा जाता है ना कि देश के पहले सुपरसोनिक फाइटर जेट ने स्वदेशी तेजस LCM Mark 1 के साथ भरी अंतिम फ्लाइट, ठीक है। तो ये आपका जगह लेगा, इसका याद रखना है। राजनाथ सिंह समेत तीनों सेना प्रमुख समारोह में मौजूद थे और युद्ध में उड़ान भरने के लिए रहेंगे तैयार। एक्टिव मोड में रखा जाएगा किसको, MiG-21। ऐसा नहीं है कि हटा दिया गया है, हटा दिया गया है, लेकिन हमेशा जो चीजें सही है उसको हटाया गया है ना, लेकिन हमेशा के लिए थोड़ा हटाया गया है। अगर कोई ऐसी जरूरत पड़ेगा तो अगर इससे हम कार्य ले सकते हैं तो कार्य तो करवाएंगे ना। और एंटी ड्रोन के तौर पर हम MiG-21 का काम लेंगे इनसे, एंटी ड्रोन के तौर पर, याद रखना है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है ये। कहा जाता है मोदी और पुतिन की बातचीत पर नाटो का दबाव निराधार है, भारत का कहना है, ठीक है। और ये ऐसा इसलिए है क्योंकि भारत ने नाटो महासचिव मार्क रूट के उस बयान को पूरी तरीके से खारिज कर दिया है जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच अमेरिकी टैरिफ को देखते हुए यूक्रेन विवाद पर विचार विमर्श किए जाने का दावा किया था। इन्होंने कहा कि देखिए नाटो का जो महासचिव है, इन्होंने कहा था कि भारत पर लगाए गए टैरिफ का बड़ा असर हो रहा है। नरेंद्र मोदी पुतिन से यूक्रेन पर उनकी रणनीति के बारे में पूछ रहे हैं। रूट के अनुसार टेलीफोन पर वार्ता के दौरान पीएम मोदी ने अमेरिका की तरफ से 50% टैरिफ लगाए जाने पर चिंता जताई और राष्ट्रपति पुतिन से आगे की रणनीति के बारे में मशविरा किया है। रूट ने एक मीडिया चैनल के साथ वार्ता में यह भी कहा कि भारत इस फैसले से बहुत चिंतित हो गया है और वह रूस से सलाह ले रहा है कि आगे क्या किया जाए। भारतीय विदेश मंत्रालय ने इस दावे को गलत और निराधार बताते हुए कड़ा विरोध दर्ज करवाया। देखिए ये सब जो है ना, मतलब कि कहा जाता है डाइवर्ट करने वाली बात है, ठीक है, ताकि अपनी चीजों को कैसे वो चीज पे यही तो बात है ना। सरकार जो है इस पे बात करना नहीं चाहती है, इस पे शांत है, अपनी जो है चुप्पी साधी हुई है, कुछ नहीं करना है, ठीक है। क्यों बात करना है भाई, अगर आपका मन है आप कीजिए, ठीक है। हम क्यों उसमें जो है मतलब कहा जाता है आग में घी डालने वाला काम हम क्यों करेंगे, ठीक है। तो लेकिन जो है ना वो लोग चाह रहे हैं कि भाई कुछ तो तुम बोलो, कुछ बोलते ही नहीं हो, ठीक है। तो हमें बोलना नहीं है, हमें अपनी चीजों को आगे कंटिन्यू करना। धीरे धीरे देखिए कहा जाता है दुश्मन को अगर हराना है तो शांत रहिए, ठीक है, उसको उछलने दीजिए, ठीक है। तो ये चीजें हैं। इसी के साथ साथ कहा जाता है कि जो विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं रणधीर जायसवाल जी, उस बयान को खारिज कर दिया है और उन्होंने कहा है कि ऐसी कोई बातचीत कभी हुई ही नहीं। नाटो जैसे महत्वपूर्ण संगठन के नेतृत्व से ऐसी गैर जिम्मेदाराना टिप्पणियां की उम्मीद नहीं की जाती। मार्क रूट का बयान तथ्यात्मक रूप से गलत है और इसमें कोई सच्चाई नहीं है। जायसवाल ने यह भी कहा कि भारत की ऊर्जा आयात नीति का उद्देश्य भारतीय उपभोक्ताओं के लिए किफायती और स्थिर ऊर्जा लागत सुनिश्चित करना है, ठीक है। ये देखिए याद रखना है, ये जो है ना फैक्ट बहुत जरूरी है। ये बहुत तगड़ा स्टेटमेंट है जो आपको यूज करना चाहिए, ठीक है। राष्ट्रीय हितों और आर्थिक सुरक्षा को संरक्षित करने के लिए सभी आवश्यक कदम
आगे भी उठाए जाएंगे, ऐसा कहना है जो विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं रणधीर जायसवाल जी, उनका कहना है। ठीक है, कहा जाता है कि कच्चे तेल की खरीद पर दोहरे मानदंड नहीं हो सकते। ठीक है, कहा जाता है कि रणधीर जायसवाल ने भारत द्वारा रूस से कच्चे तेल की खरीद जारी रखने की सही ठहराते हुए कहा कि इस मामले में दोहरे मानदंड नहीं हो सकते। उनका यह बयान अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हालिया बयानों के मद्देनजर आया है, जिसमें उन्होंने रूस के साथ ऊर्जा संबंधों के लिए यूरोपीय संघ और नाटो देशों की आलोचना की थी। ठीक है, इसके साथ साथ कहा जाता है कि अमेरिका को दिया साफ संदेश, ऊर्जा नीति में बदलाव नहीं करेगा भारत। ठीक है, भारत ने नाटो सचिव के बयान को जिस तरह से खारिज किया है, उसे अमेरिका को यह संदेश देने के तौर पर देखा जा रहा है कि व्यापार वार्ता को लेकर के आगे बढ़ने के बावजूद भारत अपनी ऊर्जा नीति में कोई बदलाव नहीं करेगा। ठीक है, इसके साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी ने एक दिन पहले ही रूस के उप प्रधानमंत्री दिमित्री पेत्रुशेव से मुलाकात की और कारोबार और ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग पर बात की। भारत और रूस के बीच रणनीतिक साझेदारी लगातार मजबूत हो रही है। दोनों देशों की सरकारें आगामी रूस भारत शिखर सम्मेलन की तैयारी में जुटी हैं, जिसके लिए राष्ट्रपति पुतिन नई दिल्ली आने वाले हैं। तो ये सारी चीजें हैं, इसीलिए जो है ना टकराव की स्थिति है। ठीक है, तो इन सारी चीजों पर नजर आपकी होनी चाहिए एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। बात किया जा रहा है कि स्वदेशी 4G से भारत अब विश्व के शीर्ष 5 देशों में शामिल होने वाला है और कहा जाता है कि हृदय में भारत, बुनियाद में स्वदेशी। तो स्वदेशीकरण अपनाने की बात कर रहे हैं मोदी जी। ठीक है, कहा जा रहा है कि स्वदेशी 4G और 5G रेडी नेटवर्क का उद्घाटन आज प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा किया जाएगा। कहां पे? उड़ीसा में किया जाएगा दोस्तों। ठीक है ना, 27 सितंबर 2025 याद रखना है, डेट जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। हर कोने तक कनेक्टिविटी जाएगा, हर नागरिक को इसके माध्यम से सशक्त किया जाएगा। इस पहल के तहत एक वर्ष से भी कम समय में 97,500 से अधिक मोबाइल टावर लगाए गए हैं। ठीक है, 26,700 अधिक गांवों को पहली बार हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी मिली है। अब 2.2 करोड़ से अधिक नागरिकों को किफायती दामों पर 4G डेटा उपलब्ध कराया जाएगा और पूरी तरह स्वदेशी तकनीक, जिससे भारत आयात निर्भरता से मुक्त होना चाहता है। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को डिजिटल लर्निंग, स्मार्ट खेती के उपकरण, 24/7 टेलीमेडिसिन जैसी सेवाओं का आसान पहुंच मिलेगी और मजबूत डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ युवाओं के लिए नए अवसर भी निकल करके सामने आएगा। ठीक है, तो ये चीजें हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये जरूरी है कि प्रधानमंत्री मोदी जी जो है आज लॉन्च करेंगे स्वदेशी 4G नेटवर्क। ठीक है, स्वदेशी 4G नेटवर्क आज लॉन्च किया जाएगा। लॉन्च का डेट आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज याद रखना है। कहा जाता है कि भारत चुनिंदा देशों के क्लब में इसके माध्यम से भारत शामिल हो जाएगा। फिलहाल अभी चीन, स्वीडन, दक्षिण कोरिया और डेनमार्क इस क्लब में शामिल है। ठीक है, तो याद रखना इन चीजों का। ठीक है, 5वां देश बन जाएगा भारत। ठीक है, इस सफलता से भारत 4G नेटवर्क का बड़ा निर्यातक भी बनने जा रहा है और इस 4G नेटवर्क को आसानी से 5G नेटवर्क में अपग्रेड किया जा सकता है। 4G नेटवर्क की लॉन्चिंग के बाद देश के हर हिस्से में 4G नेटवर्क की सुविधा होगी, जो बाद में 5G नेटवर्क में भी आसानी से बदली जा सकती है। ठीक है, टेलीकॉम मंत्री कौन है? ज्योतिरादित्य सिंधिया। इन्होंने कहा कि तकरीबन 98,000 मोबाइल 4G टावर का भी अनावरण किया जाएगा और इसके साथ साथ भारत टेलीकॉम उपकरण बनाने वाले प्रमुख देशों की श्रेणी में शामिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। इसके साथ साथ नेक्स्ट न्यूज पे हम बात करें तो कहा जाता है देश को रेयर अर्थ एलिमेंट के उत्पादन में आत्मनिर्भरता हासिल करने की जरूरत है। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जो है ना शुक्रवार को कहा कि वर्तमान भू राजनीतिक स्थिति को देखते हुए भारत को रेयर अर्थ एलिमेंट उत्पादन में आत्मनिर्भरता हासिल करनी चाहिए। राष्ट्रीय भू विज्ञान पुरस्कार, देखिए राष्ट्रीय भू विज्ञान पुरस्कार कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि इससे भारत को विकसित राष्ट्र बनने के अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद मिलेगी और यह देश की सुरक्षा सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। ठीक है, राष्ट्रपति ने यह भी कहा कि ये रेयर अर्थ इसलिए नहीं है क्योंकि इनकी उपलब्धता कम है, बल्कि इन तत्वों को पहचान की प्रक्रिया बहुत जटिल है। स्वदेशी तकनीक के विकास से इस जटिल प्रक्रिया को पूरा करने में मदद मिलेगी। यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर व स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकी का युग है। स्मार्टफोन, इलेक्ट्रॉनिक वाहन यानी इलेक्ट्रिकल व्हीकल व नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकियों में रेयर अर्थ एलिमेंट आवश्यक है। यह रासायनिक तत्वों के 17 विशेष समूहों को कहा जाता है जो आधुनिक तकनीक के लिए बहुत ही जरूरी है। राष्ट्रपति ने यह भी कहा कि खान मंत्रालय स्थिरता व नवाचार के लिए प्रतिबद्ध है। खनन क्षेत्र, AI, मशीन लर्निंग और ड्रोन आधारित सर्वे को बढ़ावा दे रहा है। खाद्यान्नों के अवशेषों से मूल्यवान तत्वों की प्राप्ति पर भी ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। और इन्होंने कहा कि इस वर्ष देश के कई हिस्सों में बादल फटने और भूस्खलन के कारण लोगों की काफी नुकसान हुआ है। ऐसी प्राकृतिक आपदाओं के समय पर जानकारी प्राप्त करना बेहद जरूरी है। ठीक है, तो इन सारी चीजों को जो है ना हमें ध्यान में रखना है। इन सभी चीजों के लिए हमें क्या मिलेगा? जो रेयर अर्थ मिनरल्स है ना, उसकी जरूरत हमें पड़ती है ताकि उसी के माध्यम से हमें सारी चीजों का कारण बना सकते हैं। ठीक है, आपको पता होना चाहिए बाढ़, भूस्खलन, भूकंप जैसी आपदाएं अनुसंधान पर अगर ये सारी चीजें होती है, ठीक है, अनुसंधान पर अगर ज्यादा काम होता है तो इन सारी चीजों को हम रोक सकते हैं मतलब उससे पहले तत्कालिक हम काम उस पर कर सकते हैं ताकि नुकसान कम से कम हो। ठीक है, तो ये आपको राष्ट्रीय भू विज्ञान पुरस्कार समारोह में राष्ट्रपति जो है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है 2024 दिया। और किनको दिया है? तो वरिष्ठ वैज्ञानिक है श्याम सुंदर राय।
ठीक है, इनको दिया गया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना है ये, ठीक है। नेक्स्ट जो न्यूज है दोस्तों, कहा जाता है बुद्ध की प्रथम उपदेश स्थली कहाँ है, तो सारनाथ है। बन सकता है उत्तर प्रदेश का चौथा विश्व धरोहर, ठीक है। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। भगवान की प्रथम उपदेश स्थली सारनाथ को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया जा रहा है। और यूनेस्को के पुरातत्व विभाग विशेषज्ञ जो है हबीब रजा शुक्रवार को सारनाथ पहुंचे। पुरातत्व संग्रहालय में रखे राष्ट्रीय चिन्ह सिंह शीर्ष बोधिसत्व की आदमकद प्रतिमा, हिंदू गैलरी में शिव द्वारा अंधकासुर वध की विशाल प्रतिमा का अवलोकन किया, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट तो है ही, लेकिन हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि इसको जो है क्या किया जाएगा, यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल करने की बात की जा रही है, जो कि उत्तर प्रदेश का चौथा विश्व धरोहर स्थल होगा, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज है कि 2026 फुटबॉल विश्व कप में होगी तीन शुभंकर, तीन अलग अलग देशों में ये फुटबॉल विश्व कप होने वाला है, ठीक है। ये होगा अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको, याद रखना है, ठीक है ना। नॉर्थ अमेरिका में याद रखना है, नॉर्थ अमेरिका में सबसे पहले कनाडा आता है, फिर अमेरिका आता है, ठीक है, यूएसए, और नीचे उसके जस्ट नीचे मैक्सिको है, ठीक है। तीनों देशों में जो है ना इसका आयोजन किया जाएगा। तो कहा जाता है उसके लिए जो है अलग अलग देशों के लिए अलग अलग शुभंकर होंगे। जैसे इसमें जो है अमेरिका से जो है वर्ल्ड ईगल जिसको क्लच कहते हैं वो होगा, और मैक्सिको में जगुआर जायू होगा, और कनाडा से मूस यानी मेपल को शामिल किया गया है। तो ये चीज याद रखना है, ठीक है। तो मेपल आपका ये हो जाएगा, ठीक है, जायू ये हो जाएगा, और क्लच ये हो जाएगा। तो क्लच देख रहे हैं ना, ध्यान रखना है। तो इस तरीके से दोस्तों हमने जो है 27 सितंबर 2025 के बिहार करंट अफेयर नेशनल इंटरनेशनल इश्यूज को कवर किया है, ठीक है। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिए। चैनल पे नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया मित्रों तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिएगा ताकि आप उसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, और क्यूज भी जरूर अटेंड कीजिएगा जो कि शाम को अपलोड किया जाता है, ठीक है। थैंक यू सो मच।